Hello guys, in this new video, so we are discussing GATE 2025 Civil Engineering questions. तो अभी जो हमारे पास पेंडिंग क्वेश्चंस है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड वी विल कंप्लीट द ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम GATE 2025 जो भी हमारे फ्यूचर एग्जाम JKSSB JEE सिविल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23. All the vehicles that come during a particular peak hour come during a 10-minute period within this hour. The 15-minute peak hour factor for this peak hour is. So this is basically a question from the traffic engineering. ठीक है ना, JKSSB JEE सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग से वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बाई चांस जो है वो पूछ सकते हैं, इसमें कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चंस, मगर यहाँ से अगर वो क्वेश्चन भी पूछेगा तो इजी लेवल का ही पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी इजी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो हमें उनको हमने प्रैक्टिस जो है वो करना चाहिए। ठीक है, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द 15-minute पीक आवर फैक्टर फॉर दिस पीक आवर। 15-minute पीक आवर फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो पीक आवर फैक्टर जो होता है 15 मिनट्स के लिए वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी Q अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ 15। ठीक है ना, क्योंकि हियर ऑल द व्हीकल्स आर पासिंग इन 10-minute इंटरवल। ठीक है, तो इसलिए जो Q है, जो Q10 इंटरवल जो कि Q15 है वो Q10 के बराबर है आपके। ठीक है, क्योंकि जो आपकी 10-minute इंटरवल में गाड़ियाँ पास हो रही हैं वो आपकी Q15 में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, दे आर ऑलरेडी इंक्लूड इन द Q15। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पीक फैक्टर जो हो जाएगा दैट इज़ पीक आवर फैक्टर फॉर 15 मिनट इज़ Q अपॉन 4 इंटू Q15। यहाँ पे Q आपका और Q15 जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा, इसलिए दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो कैंसिल आउट के क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो 10 मिनट्स इंटरवल में व्हीकल्स पास हो रही हैं दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द 15-minute पीक आवर इंटरवल। ठीक है ना, इसलिए ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली जो पीक आवर फैक्टर वो 1/4 आएगा, दैट मीन्स 0.25। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन. In the context of testing bitumen, which of the following statement is false? Option A, the depth of penetration of needle in the standard penetration test is measured in the units of 1/10 of millimeter. जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होती है पेनिट्रेशन टेस्ट में वो हम मेजर करते हैं इन द यूनिट्स ऑफ 1/10 ऑफ मिलीमीटर. दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है ना, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट. यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी होगी. ऑप्शन बी, सॉफ्टनिंग पॉइंट इज मेजर्ड यूजिंग अ रिंग एंड बॉल apparatus. दिस इज आल्सो ट्रू. सॉफ्टनिंग पॉइंट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ टाइम. नो, सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है वो हम इन द यूनिट्स ऑफ टाइम मेजर नहीं करते हैं. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. डक्टिलिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ. यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. डक्टिलिटी को हम लेंथ के यूनिट्स में मेजर करते हैं, लेकिन सॉफ्टनिंग पॉइंट को हम टाइम के यूनिट्स में मेजर नहीं करते हैं, इसको हम जनरली टेम्परेचर के यूनिट्स में मेजर करते हैं. ठीक है ना, सो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन. द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द कर्व दैट कैन बी यूज्ड फॉर द रेलवेज इन द माउंटेनियस रीजन इज. सो माउंटेनियस रीजन के लिए जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व रेलवेज में हम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है 40 डिग्री. ठीक है, 40 डिग्रीज, क्योंकि माउंटेनियस रीजन में जो है नैरो गेज जनरली यूज़ होता है. ठीक है, और नैरो गेज के लिए जो डिग्री ऑफ कर्व होगी दैट इज़ मैक्सिमम एंड हियर द वैल्यू इज़ 40 डिग्रीज. ठीक है, सो तो बेसिकली ब्रॉड गेज के लिए जो है, अगर हम ब्रॉड गेज की बात करते हैं तो उसके लिए 10 डिग्री होता है. ठीक है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व जो है ब्रॉड गेज के लिए दैट इज़ 10 डिग्रीज. यानी हम प्लेन्स की उस वक्त बात करेंगे, क्योंकि ब्रॉड गेज जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, प्लेन रीजन में यूज़ होता है. तो अगर प्लेन्स के लिए पूछेगा तो वहाँ पे 10 डिग्रीज आएगा. माउंटेनस रीजन है तो ओबियसली हम नैरो गेज यूज़ करते हैं तो 40 डिग्री हो जाएगा. एंड आल्सो इट शुड बी रिमेंबर, जो
मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व फॉर ब्रॉड गेज, मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर ब्रॉड गेज जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 175 मीटर, ठीक है, 175 मीटर, इट शुड बी रिमेंबर्ड। 175 meter is the maximum radius of curve used for broad gauge. Now another question is from surveying. If the horizontal distance between a stop point and the point of observation is d, horizontal distance between a stop point and the point of observation, ये आपका point of observation है और ये हमारा हो गया stop point, ठीक है। सो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है हमारी, दिस डिस्टेंस दिस इज गिवन एज डी, ठीक है। द एरर ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज प्रपोर्शनल टू एरर ड्यू टू कर्वेचर, हमें पता है कि जो एरर ड्यू टू कर्वेचर है ये होता है आपका 0.0785 डी स्क्वायर। एरर ड्यू टू कर्वेचर हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि कर्वेचर से क्या होता है, रीडिंग इंक्रीज होती है, ठीक है, एंड इसकी करेक्शन जो होगी वो नेगेटिव होगी। एंड एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो होता है हमारे पास, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज हमारा क्या होगा, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन पॉजिटिव एरर होता है, ठीक है ना, सॉरी दैट इज अ नेगेटिव एरर और उसकी करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होती है। सो एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमारा 0.011 डी स्क्वायर होता है अप्रॉक्सीमेटली, एंड एरर ड्यू टू कर्वेचर इज 0.0785 डी स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है ना। सो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चलता है कि एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। इफ द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, देन द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ द लाइन इज, तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग क्या है, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, मीन्स यहाँ पे जो है क्वाड्रेंटल बेयरिंग आपकी आ रही है, ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेंटल बेयरिंग दैट इज नॉर्थ 30 डिग्री एंड टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। सो होल सर्कल बेयरिंग डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगी, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, और 330 डिग्री जो है आपकी रिड्यूस्ड बेयरिंग, सॉरी होल सर्कल बेयरिंग निकल के आएगी। सो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। Now moving to the another question. For the Bernoulli equation to be applicable in a fluid flow situation, which of the following conditions are to be satisfied? तो बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल होने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मीन्स जो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज फ्लूइड शुड बी फ्रिक्शनलेस, दिस इज ट्रू, फ्लूइड आपका फ्रिक्शनलेस होना चाहिए तभी जो है बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होती है। फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल, दिस इज आल्सो ट्रू। फ्लूइड शुड बी स्टेडी, दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। फ्लूइड शुड बी रोटेशनल, नो, फ्लूइड आपका रोटेशनल नहीं बल्कि इरोटेशनल होना चाहिए फॉर द बर्नौलीज इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड। सो इसमें जो कंडीशंस आपकी करेक्ट हो जाएंगी दैट इज ए, बी एंड सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन इज अबाउट स्टोक्स लॉ। यहाँ पे हमें हमारे पास चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल आपके पास गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू जो है उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। सो यहाँ पे मिनिमम डायमीटर ऑफ द इनऑर्गेनिक पार्टिकल एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ द ऑर्गेनिक पार्टिकल हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टोक्स लॉ की जो इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे और मिनिमम डायमीटर ऑफ द पार्टिकल हम निकालेंगे, इनऑर्गेनिक के लिए भी ऑर्गेनिक के लिए भी। इनऑर्गेनिक केस में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इनऑर्गेनिक के लिए यूज़ करेंगे 2.65 और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए 1.2 यूज़ करेंगे एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। और दूसरी बात यहाँ पे इसने ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट 45 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे हमारे पास गिवन दे के रखा है, ठीक है ना। तो हम जनरली यहाँ पे क्या करेंगे, जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है हमारे पास उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में यहाँ पे, ठीक है ना। वी विल जनरली कन्वर्ट मीटर पर सेकंड, यानी हम डेज को जो है वो 24 आवर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 45/86400 मीटर पर सेकंड। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है और स्टोक्स लॉ की जो ये फॉर्मूला है दैट इज जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू या सेटलिंग वेलोसिटी या सरफेस ओवरफ्लो रेट
भी यही होती है, ठीक है। दिस कैन बी आल्सो known as surface overflow rate. According to Stokes law, it is given as g, that is acceleration due to gravity upon 18 nu. न्यू जो है यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इंटू जी एस -1 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी स्क्वायर जो है वो है पार्ट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है दिस इज इरेलीवेंट एज फार एज द JKSB सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम इज कंसर्न, लेकिन इरेलीवेंट सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से है, बिल्कुल, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, लंबी है, लेंथी है, एंड एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में कभी वो रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। सरफेस ओवरफ्लो रेट या सेटलिंग वेलोसिटी का रेट जो है डायमीटर ऑफ द पार्टिकल के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना, या काइनेमेटिक विस्कोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर वैल्यूज़ इस क्वेश्चन को वो शार्ट तरीके से भी निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, तो जहाँ पे वो कुछ इजी वैल्यूज़ जो है अगर हमें दे देता है तो इससे इजी क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसलिए फॉर्मूला जो है हमें याद होनी चाहिए सेटलिंग वेलोसिटी की, दैट इज g/18 न्यू इंटू GS-1 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और दूसरी बात यह है कि जो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में, आप अपनी कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम डायमीटर ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल हमारा 24 माइक्रोन आ जाएगा, और मिनिमम डायमीटर ऑफ द ऑर्गेनिक पार्टिकल 69 माइक्रोन आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इट। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दिस फार्मूला, ठीक है, जो कि स्टोक्स लॉ की फार्मूला है। यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला, एंड आपको पता होना चाहिए कि स्टोक्स लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल अप टू 0.0002 mm। उसके बाद जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, एरेशन इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द रिमूवल ऑफ सेवरल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर। सो एरेशन जो है हम अप्लाई करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द रिमूवल ऑफ सेवरल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर। आइडेंटिफाई द पोल्यूटेंट्स वायर एरेशन इज एम्प्लॉयड एज अ पार्ट ऑफ देयर रिमूवल। तो कौन से पोल्यूटेंट्स को हम एरेशन से बेसिकली रिमूव करते हैं? तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो एक तो आयरन होता है जिसको हम एरेशन से रिमूव कर सकते हैं, दूसरा आपका मैग्नीज होता है। सो ऑप्शन ए एंड सी, आयरन एंड मैग्नीज, क्योंकि आयरन एंड मैग्नीज आर बेसिकली कन्वर्टेड टू प्रेसिपिटेशन थ्रू एरेशन, ठीक है। These are converted to precipitation through aeration and further removed through sedimentation and filtration। और फिर बाद में हम इनको sedimentation या filtration से रिमूव करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमने अगर इससे पहले आप ने देखा होगा जो सीरीज़ हमने इससे पहले हमने कंप्लीट की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम गुप्ता एंड गुप्ता, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता से जो है गुप्ता एंड गुप्ता में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। और गेट में भी जो है ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आया हुआ है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, एज फार एज द JKSB JEE सिविल एग्जाम इज कंसर्न। क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन देखो आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है हम मामूली ऐसे लोकल क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं, हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एक्सपेक्टेड भी है, इंपॉर्टेंट भी है साथ में, ठीक है। और आप देखोगे इससे पहले जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने गेट के क्वेश्चंस डिस्कस किए, गेट 2025 के, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो थे हमने पहले ही इस चैनल पे, अगर आप कम्युनिटी टैब पे जाओगे तो वहाँ पे हम क्विज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने उस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो है वो पहले ही फ्रेम किए थे, वो पहले हमने अपलोड किए थे क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने कुछ फ्रेम क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड किए थे, पोस्ट किए थे, ठीक है ना, कम्युनिटी टैब में। तो अगर आप वो क्विज़ अटेम्प्ट करते हो वहाँ से तो आपको पता चला होगा, और वो भी गेट एग्ज़ाम से बहुत दिन पहले हमने उस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि एक पॉइंट ऑफ कर्व के बारे में क्वेश्चन था कि व्हेन इट स्ट्रेट पाथ चेंजेस टू कर्वेचर, ठीक है ना, जो कि सर्वेइंग से क्वेश्चन था कि जब एक स्ट्रेट पाथ जो है वो कर्व में चेंज होती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, तो दैट इज़ पॉइंट ऑफ कर्व। सो वो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले ही फ्रेम करा था, ठीक है, गेट से पहले, और कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट भी किया था। अगर आपने वो देखा होगा तो आप अभी देख सकते हो।
तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो चाहे हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते हैं या मैं जो डेली क्विज़ में अपने कम्युनिटी टैब में जो मैं डेली पोस्ट करता हूँ क्वेश्चन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे फ्रेम्ड क्वेश्चंस होते हैं और आप देखो फ्रेम्ड क्वेश्चंस की लेवल जो है गेट में भी ऐसे इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेकेएसएसबी जेईई सिविल के लिए तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं फिर जब गेट में ऐसे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं, तो जेकेएसएसबी की क्या ही बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। दीज आर गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है आपको आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन का आंसर जो है आयरन एंड मैग्नीज हो जाएगा डायरेक्टली। अनदर क्वेश्चन इज a water resource project with an expected life of 25 years has to be designed for an acceptable risk of 5% against a design flood. The return period for the design flood in years is, यहाँ पे रिटर्न पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। देखो ये क्वेश्चन जो है अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी लेंथी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन भी बहुत लेंथी है क्योंकि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन ही कुछ इस तरीके से है जो कि आप कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे टू द पावर यहाँ पे 25 आ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन मैं फिर भी ऐसे क्वेश्चन मैंने फ्यू कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस क्यों किए, क्योंकि जो इनकी फार्मूलाज है ना बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है। फार्मूलाज से वो रिलेशन पूछ सकता है आपसे और ये डायरेक्टली ये फार्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है ना। दैट इज़ वाई, क्योंकि जब आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करोगे तभी जो है आपको याद रहेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड लाइफ है यानी एन है दैट इज़ 25 ईयर्स गिवन है, रिस्क 5% आपके पास गिवन है, टी जो है दैट इज़ रिटर्न पीरियड वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास पहली रिलेशन जो होती है दैट इज़ रिस्क इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होल टू द पावर एन, ठीक है ना। एन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ है ना इन ईयर्स दैट इज़ 25 ईयर्स जो हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हम रिस्क की वैल्यू भी डाल देंगे और एन की वैल्यू जो है वो 25 लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे। तो यहाँ से हमने टी जो है वो कैलकुलेट करना है। टी हमें फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 488 डे, ठीक है, 488 डेज। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिस्क, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड द रिटर्न पीरियड, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। नाउ अनदर क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज अगेन आपका क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी लेंथी हम कह सकते हैं, तो लेकिन फिर भी इसकी फॉर्मूला जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। रोड ए एंड रोड बी आर ज्वाइंड बाय सर्कुलर हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस 200 मीटर, रेडियस ऑफ कर्व जो है दैट इज़ 200 मीटर। सो अब जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ई इज 92 मीटर, ठीक है। सो नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये आपका थीटा है, ठीक है, दिस इज रेडियस, ठीक है, ये आपका आर रेडियस हो गया। सो जो आपकी डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ई जो ये डिस्टेंस है दिस इज बेसिकली द टेंजेंट लेंथ जो कि आपके पास 92 मीटर है, ठीक है ना। टेंजेंट लेंथ इज गिवन एज 92 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ थीटा यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, थीटा जो है वो कितना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 2, ठीक है, आर टेन थीटा बाई 2। सो थीटा यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। टेंजेंट लेंथ एल जो है दैट इज गिवन एज 92 मीटर। सो इट विल बी सो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू जो है आपके पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम अपने जेईई एग्ज़ाम के हवाले से बात करेंगे तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि टेंजेंट लेंथ जो है हमें उसकी फॉर्मूला याद होनी चाहिए। वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेंजेंट लेंथ पूछ सकता है, इसकी फॉर्मूला पूछ सकता है दैट इज़ आर टेन थीटा बाई 2, ठीक है ना। सो इट शुड बी रिमेंबर्ड।
In an oedometer apparatus, a specimen of fully saturated clay has been consolidated under a vertical pressure of 100 kilopascal and it is at equilibrium state. Immediately on increasing the vertical pressure to 150 kilopascal, the effective stress and excess pore water pressure delta U will be. तो on increasing the vertical pressure to 150 kilopascal, अब इफेक्टिव स्ट्रेस और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? पहले जो इस फुली सैचुरेटेड, क्योंकि दिस द फुली सैचुरेटेड सॉइल क्ले, ठीक है ना, इट इज टॉकिंग अबाउट फुली सैचुरेटेड क्ले, और इसको कंसोलिडेट किया गया है अंडर ए वर्टिकल प्रेशर ऑफ जो इनिशियल प्रेशर था दैट इज 100 किलो पास्कल, और द सॉइल वाज इनिशियली एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। सो इसलिए जो इनिशियल प्रेशर फुली सैचुरेटेड क्ले का जो होगा, देन इफेक्टिव स्ट्रेस आफ्टर चेंजिंग द आफ्टर इंक्रीजिंग द वर्टिकल प्रेशर टू 150 किलो पास्कल, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो आपका क्या रहेगा, वो सेम रहेगा जो पहले था। सो जो इफेक्टिव स्ट्रेस रहने वाला है आपका, और जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस में हमने इंक्रीज किया है, ठीक है ना, वर्टिकल स्ट्रेस। सो बेसिकली जो 150 किलो पास्कल है आपके पास, दैट इज द टोटल स्ट्रेस, ठीक है। सो वो आपका टोटल स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो था वो 100 किलो पास्कल था, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो आपके पास आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 50 किलो पास्कल, ठीक है ना, वो आपका 50 किलो पास्कल होगा। और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो आपका 100 किलो पास्कल होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो 100 किलो पास्कल होगा और पोर वाटर प्रेशर जो है वो 50 किलो पास्कल होगा। टोटल वर्टिकल स्ट्रेस होता है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर प्रेशर, दैट विल बी 100 प्लस 50, दैट इज 150 किलो पास्कल, ठीक है। और इसी में से आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो 100 किलो पास्कल है और पोर प्रेशर जो है वो 50 किलो पास्कल है। इजी क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। The mean rainfall over a catchment has to be estimated. The data for the 4 rain gauges located in and around the catchment is listed below the table. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे हमारे पास रेनफॉल डाटा गिवन है, ठीक है, रेन गेज के लिए। रेन गेज स्टेशन PQRS, वेदर द लोकेटेड इनसाइड द कैचमेंट, यस P के लिए, Q के लिए यस, R के लिए यस है, बट जो S है, रेन गेज स्टेशन S जो है वहाँ पे वो आपका कैचमेंट के इनसाइड नहीं है, वो कैचमेंट से बाहर है, ठीक है। थीजन वेटेज फैक्टर आपके पास गिवन है PQRS के लिए। रेनफॉल डेप्थ भी आपके पास गिवन है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि द एस्टिमेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थीजन मेथड, थीजन मीन मेथड इज ग्रेटर देन दैट ऑब्टेन्ड यूजिंग द अर्थमेटिक मीन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले बाय अर्थमेटिक मेथड, सिंस रेन गेज एस जो है वो आपका लोकेटेड है आउटसाइड द कैचमेंट, ठीक है ना, जहाँ जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेन गेज एस जो है दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द कैचमेंट, इसलिए जब हम अर्थमेटिक मीन मेथड से कैलकुलेट करेंगे ठीक है ना, सो अर्थमेटिक मीन मेथड से जो आपका आएगा वो आपका सिर्फ 3 रेन गेज स्टेशन के लिए आएगा, ठीक है ना, P, Q एंड R, क्योंकि वही 3 आपके कैचमेंट के इनसाइड है। सो PA प्लस PQ प्लस PR अपॉन 3, दिस इज द एस्टिमेट, ठीक है ना, फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन मेथड, वो आपका हो जाएगा 103.33 mm। और थीजन पॉलीगन मेथड से अगर हम देखते हैं तो एस्टिमेट जो हो जाएगा दैट इज समेशन ऑफ PI XI अपॉन समेशन ऑफ XI, समेशन ऑफ, और जो थीजन पॉलीगन मेथड है इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं बेसिकली, जो जो रेन स्टेशन आपका, रेन गेज स्टेशन चाहे आपका आउटसाइड द कैचमेंट हो या इनसाइड द कैचमेंट हो, इसमें आपके सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम थीजन पॉलीगन मेथड से कैलकुलेट करेंगे रेनफॉल डेप्थ, ठीक है ना, रेनफॉल डेप्थ इन कैचमेंट रेनफॉल डेप्थ इन द रेन गेज स्टेशन P मल्टीप्लाइड बाई इट्स फैक्टर, जो कि 100 इंटू 0.25, इसी तरह से 100 इंटू 0.5 इंटू 100 इंटू 0.1 एंड प्लस 125 इंटू 0.15 होल डिवाइड बाई 1।
वन जो है दैट इज़ द समेशन ऑफ द फैक्टर्स, जो कि आपके पास वन निकल के आएगा। सो ओवरऑल इस मेथड से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ 108.75। और ऑब्वियसली जो है थीजन पॉलीगन मेथड से जो हमारे पास एस्टिमेट निकल के आ गया है वो ग्रेटर है देन अर्थमेटिक, ठीक है ना। सो इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है जो कह रहा है कि एस्टिमेट ऑब्टेन फ्रॉम द थीजन मीन मेथड इज ग्रेटर देन दैट ऑब्टेन यूजिंग द अर्थमेटिक मीन मेथड, दिस इज ट्रू, ठीक है। ये आपका डायरेक्टली ट्रू हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस जो है आपके इनकरेक्ट है। द थीजन मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन दिस केस, ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि थीजन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। द एस्टिमेट ऑब्टेन फ्रॉम द थीजन मेथड इज लेस देन, नहीं, तो इसमें सिर्फ करेक्ट जो है आपका ए है। सो अनदर क्वेश्चन आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग से है। स्पीड डेंसिटी रिलेशन ऑन ए वन वे सिंगल लेन रोड इज शोन इन द फिगर, ठीक है। हमारे पास स्पीड डेंसिटी रिलेशन आपके पास गिवन है। ये जो है दिस इज स्पीड और ये डेंसिटी रह गई, ठीक है। डेंसिटी जो होती है दैट इज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो वायर स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर एंड डेंसिटी इज इन व्हीकल्स पर किलोमीटर, ठीक है। द मैक्सिमम फ्लो इन व्हीकल पर आवर ऑन दिस रोड इज, तो बेसिकली हमें मैक्सिमम फ्लो इन व्हीकल पर आवर जो है हमें कैलकुलेट करना होगा। सो नाउ यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा दैट इज 90/100 - 10, ठीक है ना। 90/100 - 10 जो कि आपका 90/90 हो जाएगा, दैट इज सिमिलर टू 1। एंड अपॉन वी एफ अपॉन 100, ठीक है। वी एफ अपॉन 100 क्योंकि वी एफ जो है दैट आल्सो करस्पॉन्ड्स टू द 100। सो यहाँ से हमें निकल के क्या आएगा कि वी एफ जो है दैट इज इक्वल टू 100, वी एफ हमारा 100 निकल के आ गया। सो जो हमारे पास मैक्सिमम फ्लो होता है दैट इज इक्वल टू kj/2, kj इज जैम डेंसिटी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई वी एफ बाई 2, ठीक है ना। जैम डेंसिटी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई वी एफ बाई 2। जैम डेंसिटी जो है दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम सैचुरेशन डेंसिटी जो कि गिवन है दैट इज आल्सो 100, ठीक है। सो 100/2 मल्टीप्लाइड बाई 100/2, 25 व्हीकल पर आवर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो है वी एफ जो है बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे निकल के यहाँ तक एक्सपेंड होगा दैट इज़ वी एफ। और वी एफ बाई 100 बिकॉज वी एफ इज़ करस्पॉन्डिंग टू 100, ठीक है ना। ये हमारा 100 को करस्पॉन्ड करता है। वी एफ इज इक्वल टू दिस 90, सो दिस वी एफ बाई 100 जो है हमारा क्या हो जाएगा, दिस 90/100 - 10 अगेन दैट इज़ 90, ठीक है। सो यहाँ से वी एफ जो है 100 निकल के आ गया। और जो जैम डेंसिटी होती है मैक्सिमम दैट इज़ द सैचुरेशन डेंसिटी जो कि हमारे पास 100 गिवन है। सो इट इज़ jam density by 2 multiplied by the flow is given by jam density by 2 multiplied by vf by 2. So it will be 100/2 multiplied by 100/2 and the finally answer जो आएगा that is option A, ठीक है। Now moving to the another question. In the context of construction project management, which of the following statement is are true? So construction project management के बारे में यहाँ पे statements है। स्टेटमेंट ए कह रहा है डमी एक्टिविटी विल कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्स, तो इट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि डमी एक्टिविटी जो है ना वो टाइम कंज्यूम करती है ना रिसोर्स। द प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोजेक्ट्स विद लार्ज अनसर्टेनिटीज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। क्योंकि PERT जो है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए PERT यूज़ होती है। और जो नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमारे पास यूज़ होती है that is the CPM, ठीक है। A Gantt chart is commonly used for identifying the critical path of activities in a project, no. Gantt chart से हम critical path तो find out नहीं कर सकते। Free float is the amount of time by which the start of an activity can be delayed without causing a delay in the start of a following activity. सो बेसिकली क्या कह रहा है कि फ्री फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाई विच द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट काजिंग है। सो फ्री फ्लोट हमारा वो फ्लोट होता है जिससे हम ये जो है एक्टिविटी का स्टार्ट है हमारे पास, ठीक है ना। दिस इज द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी। सो फ्री फ्लोट वो अमाउंट ऑफ टाइम स्पेयर टाइम होता है हमारे पास जिससे हम ये स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, बट विदाउट काजिंग ए डिले इन द स्टार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो ये फॉलोइंग एक्टिविटी है इसकी
इसके स्टार्ट में जो है वो कोई डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी इसके स्टार्टिंग में कोई डिले नहीं हो सकता है। तो फॉलोइंग एक्टिविटी की स्टार्ट में या फॉलोइंग एक्टिविटी के स्टार्ट को डिले किए बगैर जो हम द कंसर्नड एक्टिविटी के स्टार्ट टाइम को डिले कर सकते हैं, वो हमारा फ्री फ्लोट होता है, ठीक है ना। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और इसके बगैर जो हमारे पास क्या होता है, जो टोटल फ्लोट होता है, तो टोटल फ्लोट जो है, टोटल फ्लोट एक ऐसा स्पेयर टाइम होता है हमारे पास जिससे हम स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी या फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं विदाउट काजिंग द डिले इन द प्रिसीडिंग एक्ट स्टार्ट, सॉरी, इन द फिनिश ऑफ द प्रिसीडिंग एक्टिविटी और सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका टोटल फ्लोट। और इंडिपेंडेंट फ्लोट वो फ्लोट होता है जो अफेक्ट करता है ओनली द कंसर्नड एक्टिविटी, ठीक है। सो नाउ ऑप्शन ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, दिस इज अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, लेसीज रिजाइम इक्वेशंस followed in India for making score calculations while designing hydraulic structures across alluvial channels are given below. Regarding these equations, which of the following statement are true? So लेसी इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। बहुत सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो एज पर लेसी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो है ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इसने इक्वेशन दी है दैट इज डी इज इक्वल टू 0.470 इंटू क्यू अपॉन एफ एस होल टू द पावर 1/3। सो यहाँ पे डी जो है इसने दिया दे के रखा है, डी इज द, सॉरी, ये इसने ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया है कि जो डी है आपका दैट इज द डेप्थ ऑफ स्कोर बिलो द एग्जिस्टिंग रिवर बेड। तो बेसिकली यहाँ पे पहली इक्वेशन में जो हम लेसी के इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं दैट इज स्कोर डेप्थ, ठीक है ना, स्कोर डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। फिर दूसरी इक्वेशन में जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज वेटेड पेरीमीटर, ठीक है ना, width of the waterway that is equal to 4.75 into root q according to Lacy equation, and जो fs है that is basically the silt factor, ठीक है ना। silt factor जो होता है हमारे पास as per Lacy equation that is 1.76 into root d, d is the mean size of the particle, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमने ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट चूज करना होगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि डी इज द डेप्थ ऑफ स्कोर बिलो द एग्जिस्टिंग रिवर बेड, डी इज द डेप्थ ऑफ स्कोर बिलो द एग्जिस्टिंग रिवर बेड। देखो यहाँ पे डी जो है वो डेप्थ ऑफ स्कोर होती है लेकिन इट इज नॉट द एग्जिस्टिंग रिवर बेड, बट डी इज द डेप्थ ऑफ स्कोर बिलो द डिजाइन फ्लड लेवल, ठीक है। एज पर लेसी इक्वेशन जो यहाँ पे स्कोर डेप्थ हम कैलकुलेट करते हैं ये आपकी होती है स्कोर डेप्थ बिलो द डिजाइन फ्लड लेवल, ठीक है। दिस इज बिलो द डिजाइन फ्लड लेवल और हाई फ्लड लेवल यू कैन से। सो ऑप्शन डी इसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, P इज द लेसीज वाटरवे विड्थ, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि P जो है दैट इज द लेसीज वाटरवे विड्थ, जिसको हम वेटेड पेरीमीटर भी बोलते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है कि डी इज द, यानी स्मॉल डी इज द एवरेज ग्रेन साइज डायमीटर ऑफ द बेड मटेरियल इन सेंटीमीटर्स। बेसिकली जो स्मॉल डी होता है दैट इज एवरेज ग्रेन साइज, दैट इज मीन साइज डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। दिस इज ट्रू बट इट इज नॉट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में नहीं होता है, ये एमएम्स में होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द ओनली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन बी एंड डी, है ना। सो ऑप्शन बी एंड डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस वेरी क्वेश्चन इज वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है। जो हमने इससे पहले सीरीज डिस्कस की थी वहाँ पे अगर आप इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जाके देखोगे जो हमने वीडियोस में डिस्कस किए हैं तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना, गुप्ता एंड गुप्ता से। सो आप देखो गेट में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, ठीक है। सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। A facultative pond system is employed for wastewater treatment. Which of the following statement is are true? तो facultative pond system के बारे में statements given है वो आपको बताना है कि यहाँ पे true कौन सी होगी। तो बेसिकली facultative pond कौन सा pond होता है जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो वर्क करते हैं
in both aerobic and anaerobic conditions. Statement A, the dissolved oxygen concentration will be high during daytime compared to night time. So ये आपका ट्रू है कि फैकल्टेटिव पॉन्ड में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ कंसंट्रेशन होगी वो आपकी ड्यूरिंग डे टाइम हाई होगी, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू नाइट टाइम. ऑप्शन बी, द पीएच विल बी हाई ड्यूरिंग डे टाइम कम्पेयर टू नाइट टाइम. दिस इज ऑल्सो ट्रू. पीएच बी जो है वो डे टाइम ही आपका हाई होगा, ठीक है. द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल बी लो ड्यूरिंग डे टाइम कम्पेयर टू नाइट टाइम. नो, रॉन्ग स्टेटमेंट है. द पीएच विल बी लो ड्यूरिंग daytime as compared to night time. No, this is also false statement. So option A and B are the correct statements. क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है ना. algae produces ऑक्सीजन एंड कंज्यूम्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर पीएच विल इंक्रीज. सो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है आपको कि डे टाइम में पीएच जो है वो इंक्रीज होगा और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है. सो ऑप्शन ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन. A symmetrical trapezoidal canal is 100 kilometer long. The bottom width is 10 meter and the side slope is 1 horizontal is to 1 vertical. The average flow depth in the canal is 2.5 meter throughout the month of April. The measurement from a class A uh, evaporimeter in the vicinity of the canal indicated as average evaporation rate of 0.5 centimeter per day in April. The volume of water evaporated from the canal in meter cube in the month of April is close to dash into 10 to the power 3. So जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे पहली बात यह है कि जो इन द मंथ ऑफ अप्रैल नंबर ऑफ डेज जो है हमारे पास 30 आएंगे, हमें पता है. नाउ पैन इवापोरेशन इन टर्म्स ऑफ डेप्थ जो हमारे पास गिवन है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर पर डे इंटू 30 जो हमारा हो जाएगा क्या 15 सेंटीमीटर. दिस इज ये जो 15 सेंटीमीटर है ये हमारा पैन इवापोरेशन हो जाएगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है ना. क्योंकि हमारे पास जो गिवन था वो 1 डे के हिसाब से था तो हमने मल्टीप्लाइड बाय 30 करके ओवरऑल मंथ में निकाल लिया, दैट इज 15 सेंटीमीटर. फॉर ट्रेपेजोइडल कैनाल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर, एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ कैनाल, एरिया ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है, जो ट्रेपेजोइडल का फ्री सरफेस का एरिया आएगा दैट इज 15 मीटर इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे अगर हम एरिया देखेंगे फ्री सरफेस का 15 मीटर इसकी जो है टॉप विड्थ है, ठीक है, इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 मीटर, ठीक है. सो इट इज 15 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर स्क्वायर. क्योंकि 100 जो है दैट इज द लेंथ, ठीक है, वो लेंथ ऑफ द कैनाल है जो कि 100 किलोमीटर है इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे 10 टू द पावर 3 मीटर किलोमीटर को हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना. दैट इज़ वाई हम क्या लिख रहे हैं 10 टू द पावर 3 मीटर. सो फाइनली 15 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर स्क्वायर ये आपका हो गया एरिया ऑफ द फ्री सरफेस, ठीक है. नाउ पैन इवापोरेशन हमारे पास 0.15 जो है मीटर है इनके साथ, क्योंकि वो 15 सेंटीमीटर है तो दैट इज इक्वल टू 0.15 मीटर. इवापोरेशन लॉस इन कैनाल अगर हम कैलकुलेट करते हैं सो इवापोरेशन लॉसेज इन कैनाल आपके बराबर हो जाएंगे CP जो कि आपके पास कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, फॉर द क्लास A टाइप इवापोरेशन वो आपका होता है 0.7. फॉर क्लास A पैन जो है जो आपका कोफिशिएंट होता है CP दैट इज 0.7. तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा फॉर द इवापोरेशन लॉसेज इन कैनाल CP मल्टीप्लाइड बाई पैन इवापोरेशन दैट विल बी 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 मीटर. सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जो है पैन इवापोरेशन जो हमने सेंटीमीटर्स में निकाली थी उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगी इवापोरेशन लॉस इन कैनाल 0.105 मीटर. नाउ इवापोरेशन लॉस फ्रॉम द कैनाल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर जब हम कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 0.105 मीटर इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है. ये क्या है आपका 15 इंटू 10 टू द पावर 5. दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैनाल जो हमने पहले कैलकुलेट किया था. सो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 157.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इवापोरेशन लॉस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल. सो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको
फॉर्मूला का पता होना चाहिए, अप्रोच आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है दिस इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन के बेसिस पर भी ईजी है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ अ वेरी लेंथी क्वेश्चन आई कैन से। यहाँ पे आपको बेसिकली ओपन चैनल फ्लो से ये क्वेश्चन है। चैनल विड्थ आपको गिवन है, डिस्चार्ज आपके पास गिवन है, चैनल डेप्थ आपके पास गिवन है, सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। सो द चैनल बॉटम एलिवेशन शुड बी रेज्ड बाय, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस द क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस विदाउट अफेक्टिंग द अपस्ट्रीम कंडीशंस। तो बेसिकली यहाँ पे हम्प जो है आपको कैलकुलेट करना होगा, ताकि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पे हम्प कितना प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है ना, चैनल बॉटम को बेसिकली कितना रेज करना होगा, उसके लिए क्वेश्चन पूछता है आपसे। एंड काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर आपके पास गिवन है 1। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन फार्मूलाज जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो से आपके ये फार्मूलाज जो है ये आपको याद होने चाहिए। सो पहले ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे दैट इज़ डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे हम हमारे पास वेलोसिटी निकल के आएगी। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर चैनल जो होती है उसकी फॉर्मूला जो होती है दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन जी होल टू द पावर 1/3। क्यू स्क्वायर दैट इज द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है, स्मॉल क्यू जो होता है दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। सो यहाँ पे हम पहले क्रिटिकल डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प टू प्रोड्यूस द क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस डेल्टा जेड सी एंड ई टू इज इक्वल टू ई सी। ई सी क्या है बेसिकली, दैट इज द स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल वी नो दैट स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, 3/2 टाइम्स क्रिटिकल डेप्थ। सो यहाँ पे E1 प्लस E1 जो आपका हो जाएगा सेक्शन 1, यानी ये वाला E1 जो है जो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी E2 प्लस यहाँ पे इस सेक्शन में जो क्रिटिकल एनर्जी होगी आपकी स्पेसिफिक एनर्जी होगी E1 विल बी इक्वल टू E2 प्लस हाइट ऑफ द हम्प, ठीक है, E2 प्लस जो यहाँ पे हाइट ऑफ द हम्प निकल के आएगी, ठीक है, ये रिलेशन आपकी बनेगी। और E1 जो है वो आपका पता है दैट इज Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड वो हो जाएगा वहाँ पे इज इक्वल टू E2 जो है E2 हमारे पास हमें पता है दैट इज 3/2 टाइम्स क्रिटिकल डेप्थ प्लस डेल्टा जेड जो है वो एज इट इज़ रखना है, क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि डेप्थ जो Y1 है इनिशियल डेप्थ हमारे पास गिवन है 1.5 मीटर, V1 वी वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है हमने यहाँ से निकाली थी, ठीक है ना, इस रिलेशन से हमने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू हमने 9.81 लेनी है और क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू जो है हमने यहाँ से फाइंड आउट करी वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपको डेल्टा जेड जो है मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प निकल के आएगी 0.48 मीटर। दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन बट यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज फार्मूलाज एंड रिलेशंस। इससे जो है आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बूस्ट होता है, ठीक है, दैट इज़ वाई I am saying to practice these questions. Now, moving to the another question, and this is going to be last question from the GATE 2025 series, ठीक है। सो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है बस, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने जो गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वहाँ पे सर्वेइंग में से इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। सो दैट इज़ वाई मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो कि हमने पहले एक तो गुप्ता एंड गुप्ता में भी डिस्कस किए, और इवन गेट से पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कहाँ पे पोस्ट किए थे, ठीक है ना, डायरेक्टली क्विज़ में जो मैंने क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर रखे हैं, तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको इसके लिए इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस अगर मैं वहाँ से डिस्कस करता हूँ, चाहे गुप्ता एंड गुप्ता से डिस्कस करता हूँ, चाहे फ्रेम करता हूँ, और आप देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस गेट में भी फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है, गेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दीज क्वेश्चंस आर अल्टीमेटली जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड दीज आर लाइकली टू बी आस्क्ड इन द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। सो दैट इज़ वाई
मैं आपको बार-बार ये ध्यान दिलाता हूँ, ठीक है? ताकि आप वहाँ से एक तो गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे अपलोड किए वो आप देखो, ठीक है? वो यहाँ पे आप देखो, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे आपको ईज़ी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करने के लिए। और दूसरी बात, जो आप अगर आप जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी, ठीक है? So now, talking about this question, in leveling between 2 points A and B on the opposite banks of a river, the readings are taken by the setting the instrument both at A and B as shown in the table. If the RL of the A is 150 meter, the RL of B in meter is, RL of B हमें कैलकुलेट करना होगा। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो स्टेशन ए एंड स्टेशन बी यानी ये रिवर बैंक के एक तरफ हमने यहाँ पे लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट करके यहाँ पे दो रीडिंग्स ली है, ठीक है? स्टाफ ए पे जो रीडिंग ली है दैट इज़ 1.8 एंड स्टाफ बी पे रीडिंग ली है दैट इज़ 1.35 मीटर। उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे शिफ्ट किया, रिवर के इस पार यानी बी साइड से जो है इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया और यहाँ से हमने दो रीडिंग्स ली है 1.450 एंड 0.950, ठीक है? अब आर एल ऑफ ए इसने दे के रखा है और आर एल ऑफ बी जो है वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम हाइट डिफरेंस, एवरेज हाइट डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है ये वाली डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वो हमें कैसे फाइंड आउट करनी होती है, इन दोनों की जो है एवरेज हाइट डिस्टेंस दैट इज़ 1.8 माइनस 1.35 प्लस 1.45 माइनस 0.95, ठीक है ना? इन रीडिंग्स का आपस में डिफरेंस करके उनका सम लेंगे एंड डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो रीडिंग्स दो स्टेशंस है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू जो एवरेज हाइट हमारे पास निकल के आएगी दैट इज़ 0.475 मीटर। सो नाउ आर एल ऑफ बी हमें हमने कैसे निकालना होगा, ये हमने डायरेक्टली जो हमें यहाँ पे हाइट डिफरेंस निकल के आई है इसको हम डायरेक्टली आर एल ऑफ ए में ऐड करेंगे दैट इज़ 150 प्लस 0.475 दैट विल गिव अस 150.475 मीटर। 150.475 मीटर जो है हमारे पास आर एल ऑफ बी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली अगर हमने दूसरे स्टेशन का आर एल निकालना होता है तो जो हमारे पास गिवन आर एल होता है उसमें एवरेज हाइट डिस्टेंस जो है, एवरेज हाइट जो होती है इन दो स्टेशंस के बीच में वो हमने ऐड करनी होती है, ठीक है? सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है इसमें करनी होगी आपको बस। सो नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम द गेट 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इस वीडियो में जो हमने पेंडिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ये आपके शिफ्ट 1 से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो शिफ्ट 1 से हमारे कुछ बचे क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। इससे पहले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं आफ्टरनून सेशन के। सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? इंटरवल्स में ये वीडियोस आप देखते रहो, ठीक है? इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप देखो, आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चन से एक तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे उनका रिवीजन हो गया, ठीक है? सो इसके बाद भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है? चाहे वो ESC PYQ रिसेंट ESC PYQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे आरेगोर या RS खुरमी के से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।